हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो हिस्ट्री का मैं एक और लेक्चर यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ और हिस्ट्री का जो ऑफिशियली ये एक लास्ट लेक्चर आप बोल सकते हो कि लास्ट लेक्चर रहने वाला है। इसके बाद भी लेक्चर आएंगे, लेकिन ये ऑफिशियली सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आज आपका हिस्ट्री का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं एक या दो वीडियो और लाऊंगा जिसमें मैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट वो पूछी जा सकती हैं। जैसे स्लोगन्स होगी कि किसने कौन सा स्लोगन दिया था और किसको कौन कौन सा टाइटल मिला है, लीडर्स को जो हमारे ऑनरेडी लीडर्स थे उनको कौन कौन से टाइटल दिए गए थे, वो सारा मैं एक ही वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। और इसके बाद जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आना शुरू हो जाएंगे। और करंट अफेयर के लिए स्टूडेंट्स बोल रहे थे तो करंट अफेयर में एक ही साथ एक ही वीडियो में सारा आपका जितना भी करंट अफेयर आपका एग्जाम में आ सकता है वो मैं अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा। और आप थोड़ा वीडियोज़ पे रिस्पॉन्स दिखाओ। रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, इसलिए वीडियो भी मेरे लाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन कुछ स्टूडेंट के मैसेज के बाद मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। तो आप थोड़ा वीडियोज़ को रिस्पॉन्स वगैरह दिखाओ। और हिस्ट्री का इसके पहले वाले अगर आप लेक्चर देखना चाहते हो तो वो उसकी मैंने प्लेलिस्ट अच्छे से बना दी है। प्लेलिस्ट आप मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके चैनल में देख सकते हो और सभी की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। और पीडीएफ की अगर हम बात करें तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएंगे। सारे हिस्ट्री के मैंने डाल रखे हैं और बाकी जितने बचे हैं वो मैं डाल दूंगा। और दो चैनल बना रखे हैं मैंने इसलिए टेलीग्राम के। एक तो डिस्कशन वाला चैनल है जिसमें आप कुछ भी एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हो, और मेन टेलीग्राम चैनल में मैं सब कुछ अपडेट वगैरह देता रहता हूँ। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट करिए वीडियो को शुरू करते हैं आगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि लास्ट लेक्चर में अगर आप भूल गए होंगे तो मैंने जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में बताया था कि कैसे वो पूरा जितना भी हुआ था सब कुछ वो सारा मैंने डिटेल में आपको अच्छे से बता दिया था। और उसी में आगे अभी हम टाइमलाइन में आगे चलते हुए 1920 में अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। 1920 में सबसे पहले तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करी गई। खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट करी? मोहम्मद अली एंड शौकत अली के द्वारा, जो दो भाई थे, इन्होंने खिलाफत मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट करी थी। और 1 अगस्त 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करी गई। किसने स्टार्ट करी? ये स्टार्ट करी गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करी। और इन्होंने अपना जो टाइटल इनको ब्रिटिशर्स ने टाइटल दिया था केसरे हिंद का, ये टाइटल किसने दिया था? ये ब्रिटिशर ने दिया था। जब 1914 में जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने क्या बोला था कि आप हमें, मतलब इंडियंस को बोला था कि आप थोड़ी सी हमें हेल्प करो, अपनी आर्मी वगैरह दो और बदले में हम आपको कुछ प्रिविलेजेस देंगे और आपकी जो है वो थोड़ा आपको भी जैसे गवर्नमेंट ऑफिस होते थे ब्रिटिशर्स के, उसमें इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। लेकिन ऐसा बाद में उन्होंने प्रॉमिस करा था, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं था। तो इसलिए गांधी जी ने जो टाइटल था केसरी हिंद का वो यहाँ पर वापस दे दिया था ब्रिटिशर्स को। और ये फर्स्ट मास मूवमेंट थी बाय गांधी जी, यानी कि सबसे बड़ी मास मूवमेंट, मतलब कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट यहाँ पर करा था। मास मूवमेंट का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारे लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि पूरे इंडिया से लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या था कि हमने ब्रिटिशर्स के साथ अभी कोई भी कोऑपरेट नहीं करना है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी जहाँ पर बेचा जा रहा है या कुछ भी ऐसी जो उनके क्लोथ्स हैं उनको हमने मतलब पहनना नहीं है, अपने इंडियन गुड्स को यूज़ करना है वगैरह वगैरह, इन्होंने यहाँ पर इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में स्टार्ट करा था। जैसे वाइन शॉप्स होती थी, इंडियंस ने वाइन शॉप के आगे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे कि जितनी भी वाइन शॉप है उनको बंद करा जाए। और ऐसे ही मतलब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आगे बढ़ती जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ? कलकत्ता सेशन हुआ। ये सेशन है, कलकत्ता सेशन में क्या हुआ? खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक साथ मर्ज कर दिया गया, यानी कि ये दोनों मूवमेंट एक साथ हो गई। और उसके बाद क्या हुआ? 1922 में एक चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ, ये आपने सुना होगा कहीं पर। इसमें हुआ क्या था एक्चुअली? 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसमैन को लोगों ने, जो प्रोटेस्टर्स थे जो नॉन कोऑपरेशन में जिन्होंने पार्ट लिया था, वो उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक पुलिस स्टेशन था चोरी चोरा, ये जो गांव है, विलेज है, यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है, उसके साथ ही इन्होंने क्या करा? पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। और उसके साथ क्या हुआ? 22 पुलिसमैन यानी कि 22 जो पुलिस कर्मचारी थे वो जिंदा वहाँ पर उनको जला दिया गया, यानी कि वो यहाँ पर पूरी तरह से उनको मार दिया गया, यानी कि जिंदा जला दिया गया। पूरे जो 22 पुलिसमैन थे, एक्चुअली ये प्रोटेस्टर्स ने किया क्यों? क्योंकि इनको ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया था कि जो जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा बार बार उनको परेशान करा जा रहा था, उनके ऊपर लाठीचार्ज वगैरह किया गया था। तो उन्होंने मतलब एक रिवेंज के तौर पर आप मान सकते हो कि जो पुलिस स्टेशन था यहाँ पर चोरी चोरा गाँव में, जो यूपी में पड़ता है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? पुलिस स्टेशन को जला दिया और उसके साथ ही 22 पुलिसमैन थे जो वो जिंदा वहाँ पर जल गए। और इसको देखते हुए गांधी जी ने क्या करा? गांधी जी ने विदड्रॉ द मूवमेंट, यानी कि ये मूवमेंट को उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद जो मूवमेंट था उनको यहाँ पर बंद कर दिया। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस मूवमेंट को विदड्रॉ कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया। ये हो गया आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये चोरी चोरी इंसिडेंट कब हुआ? 1922 में हुआ, 5 फरवरी को हुआ। और हुआ क्या इसमें? 22 पुलिसमैन को जहाँ पर जिंदा जला दिया गया लोगों के द्वारा, यानी कि प्रोटेस्टर्स के द्वारा। और गांधी जी ने कब ये बंद कर दी मूवमेंट? 12 फरवरी 1922 को ये मूवमेंट
बंद कर दी गई गांधी जी के द्वारा। गांधी जी का जो मेन पर्पस ही यही होता था कि जो भी मूवमेंट हम चलाएंगे वो नॉन वायलेंट तरीके से होगी, यानी कि उसमें कोई भी हिंसा नहीं होगी, यानी कोई भी मारकाट यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन लोगों ने क्या करा, यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर ये इंसिडेंट करके वायलेंट तरीका यूज़ कर लिया। तो इसको देखते हुए गांधी जी ने क्या करा कि अपनी जो मूवमेंट थी इसको यहाँ पर बंद कर दिया। उसके बाद आगे क्या हुआ, उसका जो मेन इवेंट आगे हुआ वो हुआ साइमन कमीशन। एक्चुअली वो भी साइमन कमीशन क्या थी कि जो एक कमीशन बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इसके पहले ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था कि जो अभी आगे जब मतलब जितनी भी आगे कमीशन वगैरह बनेंगी या जितने भी आगे काम करे जाएंगे उसमें इंडियंस की भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो ये उन्होंने प्रॉमिस करा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ये साइमन कमीशन बनी इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, और जो 7 मेंबर्स थे वो सारे के सारे कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। और ये अपॉइंट कब करी गई, ये 1927 में ये साइमन कमीशन बनाएगी। और ये 1928 में इंडिया में आई। और ये इंडिया में कहाँ पर आई, लाहौर में। और यहाँ पर लोगों ने कौन से नारे लगाए, साइमन गो बैक, यानी कि साइमन गो बैक के यहाँ पर इंडियंस के द्वारा नारे लगाए गए। क्यों लगाए गए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही थी। क्योंकि जितने भी जो कमीशन के मेंबर्स थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसके पहले बोला था कि प्रॉमिस करे थे कि इंडियंस को भी इन्वॉल्व करा जाएगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। जिसमें क्या हुआ कि जब प्रोटेस्ट करेगी कि लाला लाजपत राय थे, जो लाला लाजपत राय जी के यहाँ पर बाउंड हुए, यानी कि उनके ऊपर लाठीचार्ज वगैरह हुआ ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उनके यहाँ पर डेथ हो गई। और यहाँ पर क्या हुआ, साइमन कमीशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। उसके बाद आता है हमारा जो मेन वेरी इंपॉर्टेंट असेंबली बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। अभी असेंबली बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी के बारे में आई थिंक लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे स्टूडेंट्स, ये भगत सिंह से रिलेटेड है। तो ये कब हुई थी, ये हुई थी 8 अप्रैल 1929 को। यहाँ पर क्या करा था, भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने 2 क्रूड बॉम्ब्स इन असेंबली। इन्होंने क्या करा, जो क्रूड बॉम्ब से इन्होंने असेंबली में, यानी कि जो उनकी ब्रिटिशर्स की लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहाँ पर फेंके और यहाँ पर धमाके करे। और इसकी चलते ही इनको क्या हुआ, बाद में इनको 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सभी को पता है, जैसे इनको फांसी की सज़ा सुनाएगी, 3 रेवोल्यूशनरीज हैंग्ड। और 23 मार्च को हम आज की डेट में किस रूप में देखते हैं, शहीद दिवस के रूप में यहाँ पर 23 मार्च को आज डेट में देखा जाता है। और इनको सज़ा क्यों सुनाई गई थी, असेंबली बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी के थ्रू इनको यहाँ पर फांसी दी गई, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को। और ये कब हुआ था ये इंसिडेंट, ये 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने जो बॉम्ब थे वो असेंबली में फेंके थे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट करेगी, 1930 में स्टार्ट करेगी। इसको हम सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं और डांडी मार्च भी इसी को बोला जाता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या मतलब हुआ कि डिसोबीडियंस का मतलब क्या होता है कि हमने किसी भी कोई भी बात ब्रिटिशर्स की नहीं माननी। और सिविल का मतलब क्या हुआ कि इसमें सिविल जो लोग थे, आम लोग थे, इन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करा था। और इस टाइम पे वॉइसरॉय कौन थे, इस टाइम पे वॉइसरॉय थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन इस टाइम इंडिया के वॉइसरॉय थे। और डांडी मार्च इन्होंने कब करा, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर इन्होंने डांडी मार्च स्टार्ट करा, जो कि साबरमती आश्रम से लेकर इन्होंने डांडी तक करा। और ये 12 मार्च को स्टार्ट हुआ साबरमती आश्रम में, और 6 अप्रैल को इन्होंने यहाँ पर अपना मार्च जो है वो ख़त्म करा। किसके लिए इन्होंने ये मार्च करा था, सॉल्ट टैक्स को ख़त्म करने के लिए, टू अबॉलिश सॉल्ट टैक्स। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ, 1931 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टॉप कर दी गई गांधी जी के द्वारा। क्यों करेगी, क्योंकि इनका यहाँ पर इरविन जो थे, लॉर्ड इरविन जो वॉइसरॉय थे, इनके साथ एक पैक्ट हुआ, यानी कि इनके साथ इन्होंने एक मीटिंग करी जिसमें इन्होंने जो सॉल्ट टैक्स था उसको खत्म कर दिया गया, जिसके लिए इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट करी थी वो उसको खत्म कर दिया गया। इसीलिए इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी यहाँ पर खत्म कर दिया। उसके बाद आगे अगर हम हिस्ट्री में आगे बढ़ें तो 1942 आगे जो मेन इवेंट आता है 1942 का ये। इसके बाद जितना भी 1931 के बाद हुआ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन आपका है वो 1942 में है, जिसमें सबसे पहले आता है 30 मार्च। 30 मार्च को क्या हुआ, इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म करी गई इन जापान। जापान में हमारी इंडियन नेशनल आर्मी सबसे पहले बनाई गई। तो किसने बनाई, कैप्टन मोहन सिंह ने। ये भी कई बार पूछा जाता है, कई बार ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस भी दिया जाता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर है कैप्टन मोहन सिंह। किसने फॉर्म करी इंडियन नेशनल आर्मी, कैप्टन मोहन सिंह ने। और 1942 में ही क्रिप्स मिशन लाया गया। अब ये क्रिप्स मिशन क्या था, इसको गांधी जी ने सबसे पहले क्या बोला, पोस्ट डेटेड चेक बाय गांधी जी। इसको गांधी जी के द्वारा कॉल्ड, इसको यहाँ पर लिख लो, कॉल्ड हैज़ पोस्ट डेटेड चेक। अब इसका क्या मतलब था कि क्रिप्स मिशन इन्होंने लाया क्यों। अभी जैसे आपको पता है कि इस टाइम पर क्या चल रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, और इन्होंने
इस बार भी सेम प्रॉमिस इंडियंस को करे जैसे पहली वर्ल्ड वॉर में करे थे कि आपको इसके बाद इंडिपेंडेंस वगैरह दी जाएगी, या मतलब इस तरह के कुछ झूठे प्रॉमिस करने की कोशिश करी क्रिप्स मिशन के थ्रू, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसको गांधी जी ने क्या करा, पोस्ट डेटेड चेक के रूप में बोला कि ये अभी जो चेक आप दे रहे हैं ये पुराना हो चुका है, कि मतलब इसका भी कोई भी मतलब नहीं रहा। आप मान सकते हो कि इसका मतलब गांधी जी ने एक तरह से आप बोल सकते हो कि मजाक उड़ाया जाए, इनकी बेइज्जती यहाँ पर करी ब्रिटिशर्स की। किसको, क्रिप्स मिशन को उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक भी बोला। किसने बोला, गांधी जी ने बोला। और कहाँ कब लाया गया, ये भी 1942 में लाया गया। उसके बाद आती है क्विट इंडिया मूवमेंट। सभी को पता होगा 1942 में आई थी, और इसमें गांधी जी ने क्या बोला था, डू और डाई का यहाँ पर स्लोगन दिया गया था गांधी जी के द्वारा। ये स्लोगन वाले मैं पार्ट अलग से लाऊंगा, लेकिन आपको इसमें भी अच्छे से याद रखना है कि डू और डाई किसने बोला था। ये पता होगा सभी को, काफ़ी फेमस स्लोगन है, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या फाउंड करा, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट इन्होंने इंडियन आर्मी में फाउंड करी, जिसमें जो थी वो सारी की सारी फीमेल्स रहती थी। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो थी इसमें सारी की सारी फीमेल्स रहती थी। और इन्होंने इस टाइम पर क्या स्लोगन दिया था, इन्होंने स्लोगन दिया था दिल्ली चलोगा, कि सारे दिल्ली चलो। ये किसने स्लोगन दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी का टाइटल किसने दिया था, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसको इन्होंने टाइटल दिया गया था नेताजी का हिटलर के द्वारा। हिटलर आपने नाम सुना होगा, हिटलर के द्वारा इनको टाइटल दिया गया था नेताजी का। उसके बाद आता है 1946 का टाइम पीरियड, जिसमें कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया। अब ये कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, ये आप पॉलिटी में अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसमें क्या करें, इन्होंने पहली बार जो है वो कैबिनेट मिशन के प्लान के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म करी गई इंडिया की। अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसलिए बनाई गई थी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी फॉर्मेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, जिसमें कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्शंस हुए, और इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीट्स मिली इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू ही हमारे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आगे बनाया गया। उसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, और इसी के अकॉर्डिंग इंडिया और पाकिस्तान के 2 हिस्से करे गए, यानी कि पार्टीशन हुआ। और एट लास्ट में 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस दी गई। और इस टाइम पे जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, वो थे एटले। कौन थे इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, वो थे एटले, क्लेमेंट एटले, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान यहाँ पर लाया गया, जिसके थ्रू इंडिया की पार्टीशन हुई, इंडिया और पाकिस्तान के 2 हिस्से यहाँ पर करे गए। और इसी के साथ आपकी जो हिस्ट्री है वो ऑफिशियली यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। जो आपका सिलेबस है अभी जो इसके जो इंपॉर्टेंट कुछ बच गया है, जैसे स्लोगन्स हो गए, टाइटल्स हो गए, और भी जैसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा, जिसमें आपका सारा इंपॉर्टेंट जितना भी है वो सब कुछ कवर हो जाएगा। और इसका अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और पुरानी वीडियोस के भी प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी DM करके पूछ सकते हो, लेकिन कुछ ढंग का पूछना है, ऐसे फालतू के कुछ भी मत पूछना। और चलिए मिलता हूँ आपसे मैथ्स के एक और लेक्चर में आगे, और जो जितना भी सिलेबस आपका बचा है वो जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।